प्रैक्टिकल इंस्पायर पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, थोड़ी लेंथी होने वाली है, बट मेरी आज एक रिक्वेस्ट मान लो, अपना अटेंशन स्पैन मत खोना, बढ़ाना थोड़ा सा और इस वीडियो को एंड तक देखना है। प्रॉमिस तुमको इतने सारे टॉपिक्स इतने प्यारे अंदाज में हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएंगे। यू सी कि हाँ माइनर के कॉन्सेप्ट में मेरे को कोई डाउट नहीं रह रहा है, ठीक है। अगर तुमने इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, यानी कि जिसमें हमने मोहरी बीवी के केस के बारे में बात करी थी और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया सेक्शन 11 का, तो तुम ये वीडियो आई बटन पे जाके देख लो और आज की वीडियो देखने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे माइनर्स कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के। हम डिफरेंट केसेस डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे। माइनर की कैपेसिटी, माइनर कब कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा किया गया वॉइड होगा, कौन सा वैलिड होगा, कब कैसी सिचुएशन बनेगी, मैरिज करेगा तो होगा, अप्रेंटिसशिप होगा तो होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, वील सी एवरीथिंग, एजेंसी एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। देख रहे हो इतनी सारी मैंने तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है। अगर तुम इसको नहीं देखते हो ना, सो आई स्ट्रांगली से कि तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। सो अब बातें करते हैं, साइड में काम करते हैं चालू। नंबर पहला पॉइंट उठाते हैं कि रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, क्या इसकी कोई मान्यता होती है? मेरी बात समझो दोस्त, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन का सिंपल सा अर्थ ये समझो कि अगर मैं किसी काम को रेटिफाई कर देता हूं तो मैं उसको अथॉरिटी दे देता हूं कि हाँ ये काम ठीक है। अगर मैं बात करूं, तुमसे याद करो, मैं तुम्हें टॉर्ट्स क्या दिलाता हूं, टॉर्ट्स में मैंने तुम्हें एजेंसी में, मतलब टॉर्ट्स में तुम्हें बताया था, मैंने वाइकेजियस लायबिलिटी के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। वहां पे तुमने रेटिफिकेशन की बात जानी थी कि जब कोई मास्टर अपने एजेंट के द्वारा किए गए कार्य को रेटिफाई कर देता है तो वो उसके लिए लायबल हो जाता है। याद करो, नहीं आ रहा है अपनी वीडियो आई बटन पे देख के आएंगे लोग, ठीक है। अब अगर उस बात को ध्यान रखो तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर कोई माइनर अपने किसी कार्य को, किसी एग्रीमेंट को रेटिफाई करता है तो उसका मतलब क्या है? He is giving authority to that particular act after that act is done और subsequent authority is given to that particular act। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब माइनर जो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है जो खुद एक वॉइड एग्रीमेंट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई कैपेसिटी ही नहीं है, तो क्या वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई या अथॉरिटी दे सकता है? क्या उसके पास अथॉरिटी होगी? तो द जनरल आंसर इज नो, बट द एक्सेप्शन स्टिल एग्जिस्ट। सो अगर मैं बात करता हूं केस हमारा निहाल चंद वर्सेस मीर जान मोहम्मद खान का, तो यहां पे ये बात बताइए कि अगर ऐसा होता है कि माइनर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया अपने माइनॉरिटी के पीरियड में जिसको वो कंटिन्यूसली, जिसके बेनिफिट्स वो एंजॉय करता रहा और मेजोरिटी तक एंजॉय करता रहा, एंड व्हेन ही रीचेस मेजोरिटी तब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि नाउ आई विल पे ऑल दैट अमाउंट और ऑल दैट बेनिफिट आई विल पे बैक फॉर दैट जो मैंने शुरुआत से ले रहा था, ठीक है। सो क्या वो वैलिड होगा? हाँ जी। अब यहां पे अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो दैट इज वैलिड, दैट इज हैविंग ए वैलिड अथॉरिटी, दैट इज हैविंग सम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो ये बात अपने को याद रहेगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, साइड रखते हैं, ठीक है। नंबर पॉइंट 2, रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट्स ऑन माइनर्स बिहाफ। सेम बात है, दूसरा रूप है। अगर मैं कहूं कि क्या ये पॉसिबल है कि माइनर के द्वारा एक्ट को रेटिफाई किया जाए, तो जनरली तुमने बताया था मुझे क्या नहीं, तो माइनर के बिहाफ पे क्या कोई और रेटिफाई कर सकता है माइनर के लिए एग्रीमेंट को? तो सिंपल आंसर नहीं, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनस लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। हाँ जी, आप लोग पर्टिकुलर वीडियोस ढूंढते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बने रखे हैं यूट्यूब पे लायबिलिटी ऑफ नेसेसरीज के बारे में, आपको फिर भी कुछ ना कुछ डाउट बनाएगा। चलो आज मैं तुम्हारा नेसेसरीज को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करता हूं। नेसेसरीज की बात समझने की कोशिश करो। देखो यार, ऐसा कहा गया कि माइनर को तुम नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे सो इट विल बी वॉइड अब इनिशियो, यू विल नॉट बी हैविंग एनी, माइनर विल नॉट बी हैविंग एनी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसी बात हम लोग ऐसा कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं अगर नेसेसरीज की, तो अगर नेसेसरी को तुम सप्लाई करते हो एक माइनर को, ठीक है, माइनर को कुछ नेसेसिटीज से सप्लाई करते हो जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हारे पास एक राइट होता है कि तुम माइनर की प्रॉपर्टी में से, याद रखना ये वर्ड्स, माइनर की प्रॉपर्टी में से अपना रीइंबर्समेंट करवा सकते हो, अपना जो भी नुकसान हुआ है उसको वापस ले सकते हो, जो भी माइनर को तुमने सप्लाई किया है उसका कंपनसेशन करवा सकते हो। दैट इज फ्रॉम माइनर्स प्रॉपर्टी, बट नॉट
prawn, not any other kind of suit can not no other kind of suit can be filed against the minor. यानी कि माइनर की अपनी कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हिज प्रॉपर्टी विल बी यूज फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ द नेसेसरीज प्रोवाइडेड. ठीक है सर, आप बता दिए नेसेसरीज, लेकिन नेसेसरीज होता क्या है? मैं क्या मतलब एक इंसान के जीने के लिए क्या रोटी कपड़ा मकान? क्या एक बच्चे को जिंदा रखना, उसको साधारण रोटी दे के घास फूस ला कैसे भी उसको जिंदा रखना, क्या ही यही नेसेसिटी है? क्या उतना ही पेमेंट होगा? तो हाँ जी, ऐसा समझने की कोशिश करिए. नेसेसिटीज का मतलब हर किसी व्यक्ति के लिए डिफरेंट होगा. जो इंसान जिस तरह की लाइफ कंडीशन को जीता आया, यानी कि जो मायना जिस तरह की लाइफ कंडीशन में जीता आया, उसको मेंटेन करने के लिए आपने जो भी चीजें करी वो नेसेसिटी में आता है. अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि व्हेन यू आर सप्लाइंग अ पर्टिकुलर पर्सन विद होम, दैट इज अ नेसेसिटी. अगर तुम उसको कपड़े दे, अगर जैसे वो अच्छे लग्जरी कपड़े पहनता आया है और तुम उसको उसी तरह के लग्जरी कपड़े देते हो, दैट इज नेसेसरी फॉर हिम. ऐसा नहीं है कि वो उसके केवल बॉडी को कवर करना तुम्हारा काम है, नहीं. इट इज रिक्वायर्ड कि काम तो खैर कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे मत समझो, बट हाँ इज इट रिक्वायर्ड कि इफ यू आर सेइंग कि नेसेसिटीज के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो जी आप उसकी नॉर्मल लाइफ कंडीशन, नॉर्मल लाइफ स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो जो चीजें कर रहे हैं उसके लिए दैट इज कमांड नेसेसरी. समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पे तुम हर पर्टिकुलर केस में जज कर सकते हो. सो कोर्ट भी यही करता है, कोई जनरल रूल डिफाइन नहीं है ना. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और ये पूरी अपनी जो कहानी है नेसेसरीज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग माइनर, इट इज मेंशन्ड वेयर? इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, वहां पे वही बात बताई गई है कि एनीवन हु इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि नहीं है, मान लो जो लैंडिक है, माइनर है, तो उसके साथ ये चीज ऐसी हमारी हो सकती है फॉलो. ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए. रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, ठीक है, और रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, फिर उसका रेटिफिकेशन ऑन द एक्ट्स और माइनर्स बिहाफ, फिर हम लोगों ने देखा नेसेसरीज की बात करी. ठीक है, मैं तुम्हें इसमें यही बताया ना कि नो पर्सनल एक्शन कैन लाई अगेंस्ट अ माइनर, यही बताया. फिर मैंने तो बताया कि रीइंबर्समेंट हो सकता है जो कि परमिटेड है फ्रॉम प्रॉपर्टी. केस वही कुंवर लाल वर्सेस सूरज मल का केस उठा लो एक, और नाश वर्सेस इनमन का केस उठा लो. ठीक है, मैंने 2 केस क्यों लिखे यहाँ पे? देखो, एक तो वही अपना नॉर्मल है, सूरज इस वाले में नॉर्मल हुआ कि इंसान ने नेसेसरी सप्लाई करी और आपको उसके लिए बाद में आप माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, यू कैन रिकवर इट. बट द सेकंड पॉइंट जो नाश वर्सेस इनमन का केस है, यहाँ पे क्या होता है कि माइनर के पास सफिशिएंट क्लोथिंग अवेलेबल है, उसके पास सफिशिएंट कपड़े अवेलेबल है, बट देन ऑल्सो हमारे यहाँ पे जो प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहे हैं ये बोलते हैं कि आप इन्होंने टेलर से एक्स्ट्रा कपड़े माइनर के लिए सिलवाए, उसे एक्स्ट्रा ये सब चीजें दी, तो उसके लिए माइनर को लायबल करो. दीज आर ऑल्सो कमेंट अंडर नेसेसरी, तो मेरे को उसका पता चाहिए. तो कोर्ट ने कहा नहीं जी, आपने जो नाश वर्सेस इनमन के केस में इसको जो प्रोवाइड कर दिया ना, ये चीज नेसेसरी नहीं है, सो इसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे. समझ में आ रही है ये बात? 2 केसेस के थ्रू हम लोगों ने समझी सिचुएशन. एक तरफ नेसेसरी होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा. क्लियर है पॉइंट? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हो रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई, सब्सक्राइब कर लो, मजा आएगा चैनल में अपने साथ में. ठीक है, अपनी जर्नी बढ़िया चलने वाली है. तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं. देखो अप्रेंटिसशिप, देखो एमएचए समझते हो, एमएचए समवन हु इज न्यू टू सम काइंड ऑफ जॉब. तो अगर मैं बात करूं अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को तुम सर्विस से लिंक कर सकते हो. ठीक है, सर्विस से. अगर मैं बात करता हूं इंग्लैंड में जो सिचुएशन है और इंडिया में जो सिचुएशन है, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, बातें सिर्फ खाली खाली हवा में नहीं उड़ानी है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप का क्या स्टेटस है, तो आई वुड से कि आपको डॉयल वर्सेस व्हाइट सिटी के केस में यही मालूम पड़ता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप और सर्विस विच इज गिवन टू माइनर, है ना, वो एक नेसेसरी की तरह काम करता है. मतलब कि कई दफा माइनर ऐसी सिचुएशन में होता है ना कि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ही इज नॉट हैविंग द सफिशिएंट वही गुड्स एंड एमिनिटीज, जिसकी वजह से अपनी लाइफ अच्छे से
कैरी ऑन कर सके। तो वहां पे अगर वो कोई ऐसी सर्विस में इनरोल करता है, कोई ऐसी जगह पे काम करना शुरू करता है जहां एज एन अप्रेंटिस, एज एमेचर, तो वहां पे अगर वो शुरू करता है उस जगह पे अगर वो फिर कहे कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वर्क after this contract, so the other person can enforce this contract against a minor because of the fact that a contract of service or apprenticeship in England is considered to be necessary for the minor. पॉइंट ये दोनों लिंक्ड हैं, समझ में आ रहे हैं? ये दोनों हमने लिंक किए हैं अभी, है ना? समझ में आ रही है बात? ओके। अगर मैं बात करूं इंडिया के केस की, ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है मेरे भाई, राज रानी वर्सेस प्रेमदीप का केस में यही कोर्ट कहता है कि इंडियन अप्रेंटिसशिप एक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये चीज हम अलाउ कर सकते हैं अगर सर्विस माइनर के बेनिफिट में है। समझ रहे हो? यहाँ पे वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जो नॉर्मल हमारी डेफिनेशन है उसमें क्या अकॉर्डिंग ये वॉइड हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द कोर्ट सेड इन दिस पर्टिकुलर केस दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विल बी वैलिड। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप का केस खत्म, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बहुत बढ़िया टॉपिक है। बात समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में तुमने पढ़ लिया होगा मेरे साथ में, सेक्शन नंबर 5 में मैरिज अगर हमारी माइनॉरिटी में होती है तो क्या होता है, वॉइड होती है, वर्डेबल होती है? सोचो जाके, वर्डेबल होती है। याद आया? ठीक है, नहीं आ रहा है? आई बटन तुरंत। अच्छा, अगर ये चीज तुम्हें आप समझ में आ रही है कि वर्डेबल होती है, तो यहां पे तुम बताओ यहां पे क्या वही बात करी जा रही है? अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करी जाए, तो मैं तुम्हें एक केस को समझाता हूं बहुत प्यारा सा। सो यहां पे क्या होता है कि एक माइनर है, उसकी मदर है, उसने एक मेजर लड़के से अपनी शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब कंसिडर किया जाता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, फॉर दैट पर्टिकुलर माइनर। तो फिर माइनर के पास वो अथॉरिटी है कि वो उसको इन्फोर्स करवा सके। बात समझ में आ रही है? कितनी प्यारी बात है कि यहां पे भी वही बेनिफिशियल, अगर बेनिफिशियल है माइनर के लिए और यहां पे मतलब मेजर डिनाई कर रहा है, तो माइनर कैन एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई नो इट्स अ बिट कॉन्ट्राडिक्टिंग, बट दैट इज व्हाट इज देयर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरह से माइनर की बात करेंगे अगर हम तो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर्स गार्जियन। स्मॉल टॉपिक, छोटी सी बात, एक बात सिंपल से समझो कि एक केस लॉ में अपनी बात हुई कि माइनर के भले फायदे के लिए, अच्छा मैं तुम्हें एक मिनट होल्ड लो। इस वाले पॉइंट को पढ़ने से पहले ना, यही जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को पहले गार्जियन के द्वारा पढ़ने से पहले तुम इधर आ जाओ, इसके आगे नेक्स्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिशियल टू माइनर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। क्या होता है कि ऐसा बताया जाता है ना, तुम समझो। अच्छा, तुमने ये सोचा एक बार भी, हम लोग 2 वीडियोस मतलब ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, तुमने इसके पीछे का रेशनल सोचा कि माइनर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को क्यों वर्ड ऑफ इनिशियो बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कोर्ट कह रही है? इतना दिक्कत हो जाती है सामने वाले डिफेंडेंट को, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कोर्ट इन्फोर्स करवा रही है? क्या ये जस्टिस है? ऐसा कभी सोचा? तो मैं तो बताता हूं, अगर ऐसा सोच के देखो तो समझ में आएगा कि कई बार अगर ये चीज अलाउ कर दी गई तो माइनर होता है छोटा, बुद्धि होती है कम, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हो सकते हैं जहां पे माइनर के साथ फ्रॉड कमिट हो सकता है, माइनर के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस के चलते उसको जो है गलत तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स करवा के उसका फायदा लिया जा सकता है, और जिसका उसको पता भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंट नेचर। दैट इज वाई टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर माइनर ये चीज ऐसे करी जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोर्ट को, दुनिया को, पूरी जगह को समझ में आ रहा है कि इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर द माइनर, तो क्या होगा?
तो वो बेनिफिशियल है अगर, तो उसकी वजह से तो माइनर को हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या कोर्ट को उसको इन्फोर्स करवाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट करवाएगी इन्फोर्स। तो मैं वही बात तो कह रहा हूं कि कोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर बेनिफिशियल टू माइनर, इन दैट केस इट कैन बी इन्फोर्स। एक बढ़िया सा केस तो समझने की कोशिश करो, क्या बात होती है? ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मदन लाल के केस में क्या होता है? मेरा लड़का, मैंने करवा दिया अपने लड़के के नाम जो प्रॉपर्टी है उस पर फायर इंश्योरेंस। अब अब मेरे बेटे की प्रॉपर्टी में लग गई आग। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट माइनर की प्रॉपर्टी से था, माइनर से था, तो दैट इज void of any issue, it is not having any obligation like लीगल ऑब्लिगेशन। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहीं पे हम लोग यहीं पे सोचते हैं लॉ क्या है ना यार, लॉ इज नॉट की जो किताबों में लिखा है, हमारी सोसाइटी में क्या सही है ये वही दिमाग से चलता है। इसे तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इस वाले केस में, इंश्योरेंस वाले बात में, तो अगर ये बात मान ली जाती है उस समय, कोर्ट अगर ये बात कह देता कि हाँ ठीक है void of any issue है, तो भाई तुम इंश्योरेंस नहीं दोगे, तो बेचारा माइनर और उसकी प्रॉपर्टी कभी इंश्योरेंस नाम की चीज तो एक्सपीरियंस ही ना कर पाती। हाँ, वो तो इससे वंचित रह जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कितना कितना गलत है। तुम बात समझने की कोशिश कर। अभी आजकल भी तुम देखो हेल्थ इंश्योरेंसेस छोटे छोटे बच्चों के होते हैं, फैमिली में माइनर है, कह सकती है ना कि उसको तो उसकी हेल्थ खराब है तो हम क्यों पैसे दें, कंपनी कह सकती है। यहां पे वही बात आती है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेनिफिशियल टू माइनर इट कैन बी इन्फोर्स्ड। बहुत क्लियर हो चुका होगा, मजा आ चुका होगा इस कॉन्सेप्ट में। अब इसी को ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर्स गार्जियन, ठीक है। यहां पे कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो देयर इज अ परचेज ऑफ लैंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर बाय इट्स गार्जियन, ठीक है, देन ऑल्सो कोर्ट कहती है कि नहीं जी, नहीं, हम इसको मान्यता नहीं देंगे, दैट इज वाइड, ठीक है। ये बात यहां पे कोर्ट कहती है। कौन सा टेबल लगेगा अपना, बेनिफिशियल टू माइनर वाला, ठीक है। पोजीशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बात यहां पे माइनर कर रहे हैं तो पूरा कवर कर रहे हैं ना। तो एक बात समझने की कोशिश करो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमारे सेक्शन नंबर 30 कहता है कि हम अगर पार्टनर्स हैं 5 और हम चाहें कि एक बच्चे को भी हमारी कंपनी में पार्टनर बना लें, तो यहां पे समझो एक पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर इज के साथ कॉन्ट्रैक्ट इज void of an issue, so that is not possible, but the contract of the minor can be getting the benefits of the partnership। बात समझने की कोशिश कर रहे हो, जो भी लाभ होंगे, जो भी एसेट्स होंगे एक पार्टनर होने के, वो माइनर एक्वायर कर सकता है बाय लॉ विदाउट बीइंग एक्चुअली ए पार्टनर। समझ रहे हो? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, ऑफ कोर्स, है ना। सो यही बात बताते हैं कि एक्सेप्ट, इट कैन एक्सेप्ट द बेनिफिट्स, माइनर कैन एक्सेप्ट द बेनिफिट्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पार्टनर बने। अब इसके बाद बहुत डिटेलिंग है इसमें, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी एट अभी, मैं तुमको डिटेल में आगे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइनर पॉइंट, पोजीशन ऑफ माइनर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। माय डियर फ्रेंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ईविल एक्सचेंज बिल्स, ये सब चीजें होती हैं, इनको यहाँ पे बोलते हैं। एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या होता है, अ पर्सन विल प्रिपेयर अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या, देखो प्रॉमिसरी नोट इज ए काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो एक पेपर है, उस पे कुछ कुछ प्रॉमिस लिखा है या फिर कोई बात लिखी है जिसकी वजह से कोई अमाउंट पर्टिकुलर लिखा है जो इंसान उस पेपर के देते ही सामने वाला लायबल होगा पे करने के लिए, ठीक है। सो इफ प्रॉमिसरी नोट इज रिटन बाय दिस पर्सन एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर पर्सन, तो एक्सेप्ट सामने वाला पर्सन लायबल होगा वो पे करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ माइनर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की में, तो समझने की कोशिश करो, अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक्सेप्टेंस और प्रपोजल हो रहा है, तो क्या माइनर कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही समझे तुम। लेकिन एक बात बताई गई, इसमें एक क्लॉज बताया गया, क्या? आई थिंक सेक्शन नंबर 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, डू चेक इट, और अगर सही है तो मेरे को बताओ कमेंट में। और अगर मैं कहता हूं कि माइनर की पोजीशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, तो हाँ, वो जो प्रॉमिसरी नोट्स हैं
उनके बेनिफिट्स को ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन 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 उसके अगेंस्ट, उसकी वजह से, समझ रहे हो, देखो जो भी लोग उस प्रोमिसरी नोट से उससे बाउंड होंगे, उनके ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन आएगी वो सब लोग उसको फुलफिल करेंगे, उनको पे करने के लायबल होंगे इन द आइज ऑफ लॉ, बट माइनर उससे छूट जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, ये पूरा खेल इसे चल रहा है कि माइनर को बचाया जा सके, माइनर को सेव करने के लिए, बिकॉज उसका दर्द हो सकता है, वो छोटा है ना, वो सभी कुछ करने के लायक है, लेकिन वो अगर फिर भी अपने ऑब्लिगेशन से जो उसके ऊपर आ सकती हैं, एनी इंडोर्सर जो कि इंडोर्समेंट करता है उसके ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन आती हैं वो सब उस पे आ सकती हैं, लेकिन वो बचेगा बिकॉज ही इज अ माइनर। ठीक है, नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी समझने कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा बताया जाता है एजेंसी के कॉन्सेप्ट में, आगे बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट 2 का पार्ट है, हैव पेशेंस। लेकिन एक बात सिंपल समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट याद रखना कि माइनर, ठीक है, कैन नॉट अपॉइंट द एजेंट फॉर हिमसेल्फ। देखो अगर माइनर मैं हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं ना, तो क्या मैं एक एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं, है ना, नहीं कर सकता हूं। और वहीं दूसरी ओर अगर मेरे ऊपर एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल मुझसे कहता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूं, तो अब सोचो, मैं एजेंट, ये प्रिंसिपल, यहां थर्ड पार्टी, तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी में हो रहा है ना, दे बोथ आर कॉन्ट्रैक्टिंग, आई एम जस्ट एजेंट, मैं बीच में हूं, सो आई कैन बी एजेंट इफ आई एम अ माइनर। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि बीइंग अ माइनर विल नॉट बाउंड मी फ्रॉम बिकमिंग एन एजेंट, बट इट विल बाउंड मी फ्रॉम अपॉइंटिंग एन एजेंट फॉर मी। बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का केस माइनर में इतना है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई नीड योर फुल अटेंशन। मैं जानता हूं तुम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो, बड़ी वीडियो जा रही है, लेकिन प्लीज 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 थोड़ी देर प्लीज। रिटर्न ऑफ बेनिफिट्स बाय ए फ्रॉडुलेंट माइनर। सोचो, मैं एक छोटा बच्चा हूं, मान लो 15 साल का हूं, और मैंने किसी के साथ ये फ्रॉड किया, अपनी गलत एज बताई, कुछ ऐसा किया जिससे मैंने उसका कुछ नुकसान किया। सोच के बताओ, क्या मेरे साथ कुछ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? क्या मुझसे वो जो भी मैंने बेनिफिट्स एक्वायर किए उनको रिस्टोर नहीं कराना चाहिए? है ना, अगर लॉ मतलब कानून अंधा होता है, इतना अंधा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सेम चीज यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में। तो अगर फ्रॉडुलेंट माइनर, कोई माइनर दिमाग से ज्यादा मैच्योर हो गया है, मिसयूजिंग इज दिस लॉ, तो क्या पोजीशन एक्चुअली हेल्ड करता है लॉ, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझो, इंग्लिश लॉ में एक मेजर केस लॉ है लेस्ली वर्सेस शेल का। इंग्लिश लॉ में एक मेजर केस लॉ है लेस्ली वर्सेस शेल का। इससे पहले यहां पे इसके फैक्ट्स जानोगे तुम तो समझ में आएगा कि लेस्ली वर्सेस शेल का जो केस है, इसके पहले तुम इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन को जान लो, बिकॉज इसका एप्लीकेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब फिर से रीइंस्टीट्यूट करना, अपने पास फिर से कोई चीज लाना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई माइनर किसी तरह से मॉनेटरी पैसे मतलब किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस तरह का मॉनेटरी बेनिफिट करता है अपना, या किस तरह का प्रॉपर्टी या ऐसी विजिबल फॉर्म ऑफ थिंग जो कि उसके पास एक्वायर करता है, सामने वाली प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, पार्टी का नुकसान करता है, तो वो चीज रिस्टोर करी जा सकती है। मतलब कि माइनर से वो चीज वापस ली जा सकती है, उसके अगेंस्ट एक्शन लाई कर सकता है। लेकिन याद रखना, पैसा वाला जो पोर्शन है, पैसा वापस नहीं आएगा, मनी कैन नॉट बी टेकन बैक, बट द प्रॉपर्टी जो है ना, चाहे वो मूवेबल उस तरह से हो, उसको माइनर ने अगर एक्वायर किया है बाय दिस फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो वापस आ सकती है। क्यों? इसके पीछे का रेशनल समझो। कहा गया कि मैं इस चीज को वापस करवा के
कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवा रहा हूं जो कि वॉइड है, लेकिन किसी एक पर्सन की कोई नुकसान हुआ, बस उस नुकसान को वापस करवा रहा हूं। मतलब मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो मेरी प्रॉपर्टी मुझ तक बस वापस आ जाए, इतना ही काम है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ताकि जो ओरिजिनल पोजीशन थी बिफोर दैट फ्रॉडुलेंट एक्ट और बिफोर दैट कॉन्ट्रैक्ट, सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज रिस्टोर हो जाए। दैट इज ओनली द वर्क ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब आओ लेस्ली वर्सेस शा के केस में। 200 पाउंड या यूरो थे, 200 पाउंड मान के चलो का उधार लिया एक माइनर ने। अब वो डिफेंडेंट जो कि मेजर था वो फाइल करता है 450 पाउंड विद इंटरेस्ट का उस पे केस की मेरे को दो वापस। कोर्ट ने कर दिया मना। क्यों जी, क्यों किया मना? बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे और आपको यहां पे पैसे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो इंग्लिश केस लॉ और इंग्लिश डॉक्ट्रिन हमने समझ ली। तो मैं एक चीज और जानने की कोशिश करूं, एकदम से याद आया मेरे को, एक डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट होती है। अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है, ये तो बाय वर्ड वेरी क्लियर है। किसी का अगर ऐसे गलत एनरिचमेंट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो चीज वो वापस करी आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात करूं इंडियन केस लॉज, इंडियन सिचुएशन, तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो। सेक्शन नंबर 64 और 65 मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस याद है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का याद है? और याद करो सेक्शन नंबर 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लास्ट वीडियो में जो तुम्हें बताया था मैंने, याद है? अच्छा चलो, अगर तुम्हें एसआरए के एक्ट्स को अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं जानना है, तुम उतने मतलब जो चालू है नहीं मन नहीं है तुम्हारा अभी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कुछ समय बाद। सो अभी बस ये समझने की कोशिश करो कि ये सारी चीजें है ना, ये सारे प्रोविजंस यही फ्रॉडुलेंट माइनर से जब पैसे या कोई ऐसा जो उसने एंगेजमेंट किया उसको प्रपोज करने के लिए कि ये होना चाहिए, ये उसको एंगेज जो उसने माइनर ने किया है उसको वापस करना चाहिए, उसके लिए प्रपोज किए गए। ठीक है, तो अब कोर्ट ने 2 केसेस उठाए। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने केस उठाया खान गुल वर्सेस लाखा सिंह का, ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक व्यू रखा अजूधिया प्रसाद वर्सेस चंदन लाल का। ठीक है, ये 2 केस लॉ हम लोग सपोर्ट करते हैं खान गुल वाले केस, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के केस को। हुआ क्या था, तो देखिए कोर्ट ने सिंपल सी बात कही कि चाहे वो पैसा हो या प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर माइनर ने गलत एनरिचमेंट किया है उसको वो चीज वापस करनी पड़ेगी। वही इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है वही इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि आप माइनर से इन चीजों का इन्फोर्समेंट करवाते हैं। ठीक है, तो अगर माइनर एक डिपेंडेंट है तो आप नहीं करवा सकते हैं इन्फोर्समेंट। समझ रहे हैं? अगर माइनर के अगेंस्ट ये केस गया तो ये सब हो गया ना, माइनर से आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती इन्फोर्स करवा रहे हैं। लेकिन अगर माइनर प्लेंटिफ है देन ही कैन डू इट, ऐसा कह रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट। कुछ समझ में आया? मतलब इट्स कुछ वेगनेस है इसके पीछे, है ना। तो दैट इज व्हाई आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग कि हम लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट को सपोर्ट करते हैं, है ना। अल्टीमेटली क्या हुआ, करंट सिचुएशन क्या है सर, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ना। लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं? समझने के लिए, सीखने के लिए कि हमारे समझ चल क्या रहा है, यही ना। तो बात समझने कुछ करो। रिकमेंडेशंस के बाद, बहुत सारी रिकमेंडेशंस के बाद एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मैं तुम्हें बार बार मेंशन कर रहा हूं, नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 33 इंसर्ट किया गया, और उसके बाद जो समरी फॉर्म में बात है मैं तुम्हें वो बता दूं, वो तुम नोट डाउन कर लो और इसके बाद कभी मत भूलना। तो अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर क्या समझाया गया, तो नोट डाउन करना शुरू करो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि इफ अ माइनर गोज टू अ कोर्ट एज प्लेंटिफ, ठीक है, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, द कोर्ट में, अगर माइनर किसी कोर्ट में जाता है किसी के कोर्ट के इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है,
ऑन adjudging the cancellation require such minor to restore the benefit। ठीक है, क्लियर बात है। सारी चीजों को कैंसिलेशन को देख के ध्यान से समझ के माइनर को रिक्वायर कर सकता है टू रीस्टोर द बेनिफिट एंड टू मेक सच कंपनसेशन टू द अदर पार्टी एज द जस्टिस में रिक्वायर। क्लियर लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है। सेकेंड चीज आई कि व्हेन द माइनर इज द डिफेंडेंट इन अ केस एंड ही रेजिस्ट द एनफोर्समेंट ऑफ द सूट ऑन द ग्राउंड दैट ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर ये चीज कहता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं और इस वजह से वो रेजिस्ट करता है उस एनफोर्समेंट को, तो उस सिचुएशन में द कोर्ट में आस्क हिम टू रीस्टोर सच बेनिफिट टू द अदर पार्टी टू द एक्सटेंट हिज एस्टेट हैज बेनिफिटेड देयरबाय। यानी कि तो कोर्ट माइनर को रिक्वायर कर सकता है कि उस हद तक, जब तक जितना आपको बेनिफिट हुआ है उतना आपको फिर भी रीस्टोर करना पड़ेगा, भले ही आप कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, आई नो वीडियो लंबी, उसके लिए सॉरी यार, लेकिन मतलब बहुत जरूरी चीजें थी, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, और कोई चीज आई थिंक सब कवर हो गया है। हाँ जी, सब कवर हो गया है, बिल्कुल। सो अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाँ मजे करो।